जीव विज्ञान बायोलॉजी। Chapter 2. कोशिका सेल। कोशिका सजीवों के शरीर की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है तथा कोशिका विभाजन द्वारा प्रायः स्वजन सेल्फ रिप्रोडक्शन का सामर्थ्य रखती है। कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी। यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कोशिका की संरचना व कार्यों का अध्ययन होता है। कोशिका की खोज डिस्कवरी ऑफ सेल 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। उन्होंने कॉर्क के टुकड़े सेक्शन में कोशिका के बाहरी आवरण को देखा व इसे कोशा नाम दिया, जिसका अर्थ एक सूक्ष्म कक्ष है, लिटिल रूम। जीवित कोशिकाओं लिविंग सेल्स को सर्वप्रथम 1674 में ल्यूवेनहॉक ने देखा। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने सर्वप्रथम ऑर्किड पौधे की जड़ों में कोशिका के केंद्रक न्यूक्लियस की खोज की। कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी 1838 में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस श्लाइडिंग तथा 1839 में ब्रिटिश के प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर श्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। 2 सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है। 3 वायरस कोशिका सिद्धांत में अपवाद है क्योंकि वायरस में किसी प्रकार का कोशिकीय संगठन उपस्थित नहीं होता है। सर्वप्रथम रुडोल्फ विर्चा ने वर्ष 1855 में स्पष्ट किया। कोशिका विभाजित होती है तथा पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। वे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है उन्हें एक कोशिकीय जीव यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, उदाहरण अमीबा, पैरामीशियम। वे जीव जिनमें अनेक कोशिकाएं होती हैं बहुकोशिकीय जीव मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा का आकार 0.3 माइक्रोमीटर है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे का आकार 170 होता है। कोशिका के प्रकार 1 प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें प्रारंभिक केंद्रक उपस्थित होता है, इसलिए इसे प्रारंभिक कोशिकाएं प्रिमिटिव सेल कहते हैं। सामान्य प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का व्यास 0.1 से 5.0 माइक्रोमीटर तक होता है। उदाहरण जीवाणु कोशिका, नीलहरित शैवाल, माइक्रोप्लाज्मा, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली द्वारा घिरी रहती है। अपवाद स्वरूप माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है। राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई अन्य अंगक नहीं पाए जाते हैं। इनमें कोशिका झिल्ली एक विशिष्ट विभेदित आकार की संरचना मिलती है जिसे मीसोसोम कहते हैं, जो कोशिका भित्ति में श्वसनीय एंजाइम उत्पन्न करती है। अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक जटिल आवरण पाया जाता है। इसमें कोशिका आवरण 3 स्तरीय संरचना बनाते हैं। बाह्य परत ग्लाइकोकेलिक्स तथा इसके पश्चात कोशिका भित्ति व जीवद्रव्य झिल्ली होती है। राइबोसोम कोशिका की जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। इनका आकार 15 से 20 नैनोमीटर के मध्य होता है और यह 2 उप इकाइयों में 50S व 30S की बनी होती है, जो संयोजित होकर 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। 2 यूकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक सेल। इसमें पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक उपस्थित होता है। यह विषाणु, जीवाणु तथा नीलहरित शैवाल को छोड़कर सभी पौधे व जंतु में पाई जाती है। इनका आकार बड़ा होता है। इन कोशिकाओं में झिल्लीमय केंद्रक आवरण युक्त सुविकसित केंद्रक मिलता है तथा आनुवंशिक पदार्थ गुणसूत्रों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। पादप व जंतु में यूकैरियोटिक कोशिकाएं भिन्न होती है। प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। विशेषताएं अंगक। प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। कोशिकाएं, आदिम कोशिकाएं, सुविकसित कोशिकाएं। केंद्रक, प्रारंभिक अविकसित, पूर्ण विकसित। केंद्रक कला व केंद्रिका। अनुपस्थित, उपस्थित। कोशिका विभाजन, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन व अर्धसूत्री विभाजन। श्वसन तंत्र प्लाज्मा द्वारा होता है।
माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण आंतरिक झिल्ली में होता है तथा हरिलवक अनुपस्थित होता है। हरित लवक में होता है। राइबोसोम 70S प्रकार का होता है। 80S प्रकार का होता है। जनन अलैंगिक जनन लैंगिक व अलैंगिक जनन कोशिका द्रवी गति स्पष्ट नहीं होती है, स्पष्ट होती है। रिक्तिका अनुपस्थित उपस्थित कोशिका विभाजन यह मुकुलन व विखंडन द्वारा होता है। समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। गुणसूत्र केवल एक पाया जाता है, एक से अधिक पाए जाते हैं। दोहरे झिल्लियुक्त कोशिकांग जैसे लवक, माइटोकॉन्ड्रिया आदि। अनुपस्थित उपस्थित उदाहरण बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा तथा नीलहरित शैवाल। पादप व जंतु कोशिकाएं। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर। विशेषताएं अंगक पादप कोशिका जंतु कोशिका आवरण बाहरी पौधों में सेलुलोज से बनी त्रिस्तरीय कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतु कोशिका जीवद्रव्य झिल्ली से ढकी रहती हैं और कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है। पर्णहरित कुछ पौधों को छोड़कर कवक, जीवाणु आदि अन्य सभी में पाई जाती है। अनुपस्थित सेंट्रोसोम अनुपस्थित सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में सहायक होता है। लाइसोसोम अनुपस्थित उपस्थित रसधानी उपस्थित अनुपस्थित तारक केंद्र अनुपस्थित उपस्थित कोशिका संरचना सेल स्ट्रक्चर कोशिका का निर्माण विभिन्न प्रकार के कोशिकांग से होता है। प्रत्येक कोशिकांग का एक विशिष्ट कार्य होता है जिसके कारण कोशिका कार्य करने में सक्षम होती है। कोशिका के 3 भाग हैं। 1 कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, 2 कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, 3 केंद्रक न्यूक्लियस। कोशिका द्रव्य व केंद्रक को संयुक्त रूप में जीवद्रव्य कहते हैं। 1 कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन यह कोशिका के सबसे बाहरी आवरण है। यह बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली द्वारा कुछ पदार्थ बाहर आ जा सकते हैं, इसीलिए इसे अर्धपारगमय या चयनात्मक पारगमय झिल्ली कहते हैं। यह लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। इसमें 2 परत प्रोटीन व उनके मध्य 1 परत लिपिड की होती है। कार्य कोशिकाओं में पदार्थों का आवागम करती है। कोशिका का एक निश्चित आकार बनाए रखती है। यह कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है तथा जंतु कोशिका में सीलिया, फ्लैजेला व माइक्रोविलाई माइक्रोविली के निर्माण में सहायक है। कोशिका भित्ति सेल वॉल पादप कोशिका के चारों ओर मोटा व कड़ा आवरण। पादपों में सेल्यूलोज की बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। यह पारगम्य होती है। कार्य कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करना, कोशिका झिल्ली की रक्षा करना। पादप कोशिका को सुरक्षा तथा यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। 2 कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म यह जीव द्रव्य का वह भाग है जो कोशिका भित्ति व केंद्रक के बीच पाया जाता है। इनमें कई पदार्थ निर्जीव होते हैं जैसे कार्बनिक पदार्थ, खनिज, लवण व जल तथा कार्बनिक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा। यह गाढ़ा पारभासी व चिपचिपा पदार्थ है। इसमें अनेक कोशिकांग पाए जाते हैं जिनके विभिन्न कार्य होते हैं। A. अंतःप्रद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम
अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म, शाखित, झिल्लीदार, अनियमित नलिकाओं का घना जाल है। यह कोशिकाओं में बाह्य झिल्ली से प्लाज्मा झिल्ली तक फैली रहती है। यह अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण तथा केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आनुवांशिक पदार्थों के जाने का पथ बनाती है। कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका प्लेट व केंद्रक झिल्ली का निर्माण करती है। यह जालिका लिपोप्रोटीन से बनी होती है। यह दो प्रकार की होती है। चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसकी झिल्ली चिकनी होती है। यह लिपिड स्राव के लिए उत्तरदायी है। यह वसा एवं कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में सहायक है। खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसकी झिल्ली के ऊपर राइबोसोम के छोटे कण पाए जाते हैं। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। B. राइबोसोम। वर्ष 1953 में जॉर्ज पैलेड ने खोज की। बहुत से राइबोसोम एवं संदेशवाहक आरएनए से मिलकर एक श्रृंखला बनाते हैं, जिसे पॉलीराइबोसोम अथवा बहुसूत्र पॉलीराइबोसोम पॉलीसम कहते हैं। यह प्रोटीन व आरएनए के बने होते हैं तथा यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है। C. Golgi complex. 1898 में कैमिलो गोल्जी ने खोज की थी। गोल्जी का ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का प्रमुख स्थल है। पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य में यह गुच्छों या मुड़ी छड़ के समान बिखरे रहते हैं, जिसे डिक्टियोसोम कहते हैं। गोल्जी की झिल्लियों का संपर्क आंतःप्रद्रवी जालिका के साथ रहता है तथा इनके नीचे की तरफ रिक्तिकाएं, वैक्यूल्स, पाई जाती हैं। गोल्जी कोशिका का मुख्य स्रवण कोशिकांग है। कार्य: लाइसोसोम व पेरोक्सिसोम का निर्माण। गोल्जी का मुख्य कार्य द्रव्य को संयोजित कर अंतरकोशिकी तक या कोशिका के बाहर स्रवण करना है। पादप कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट निर्माण। शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण। D. लाइसोसोम। वर्ष 1955 में क्रिश्चियन डी डवे ने खोज की। यह एक सूक्ष्म कोशिकांग, जिसका आकार छोटा व थैली जैसा रहता है। यह एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में सक्षम है। कोशिकीय उपापचय के दौरान कोशिका के क्षतिग्रस्त होने से लाइसोसोम फट जाते हैं तथा इसमें मौजूद जल अपघटनीय हाइड्रोलिटिक एंजाइम कोशिका को पाचित कर देते हैं। अंतः कोशिका की मृत्यु हो जाती है, इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल्स भी कहा जाता है। E. माइटोकॉन्ड्रिया सन 1857 में सर्वप्रथम कोलिकर द्वारा देखा गया था तथा सन 1898 में बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। इसे ऊर्जा उत्पन्न करने के कारण कोशिका का ऊर्जा ग्रह भी कहा जाता है। यह आकार व आकृति में परिवर्तनशील है। यह दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है, जिसकी बाहरी झिल्ली व भीतरी झिल्ली इसकी सतह को दो स्पष्ट कक्षों में विभाजित करती है, बाह्य कक्ष व भीतरी कक्ष। भीतरी कक्ष जो घने व समांगी पदार्थ से भरा होता है, उसे आधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी अंत झिल्ली आधात्री की तरफ प्रवर्ध बनाती है, जिसे क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध वायवीय श्वसन से होता है। यह विखंडन द्वारा विभाजित होती है। F. लवक प्लास्टिड। यह केवल पादप कोशिका एवं कुछ प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं, जो कोशिका द्रव्य के चारों ओर बिखरे रहते हैं। यह विभिन्न प्रकार के आकार में पाए जाते हैं, जैसे अंडाकार, गोलाकार आदि। यह 3 प्रकार के होते हैं। अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट्स। यह पौधों के उन भागों में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित होते हैं, जैसे जड़ें व भूमिगत तनों में। कार्य: स्टार्च कणिका एक तेल बिंदु के निर्माण तथा उनका संग्रहण करना। वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट्स। यह रंगीन लवक होते हैं जो प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। यह पौधों में पुष्प, फलभित्ति, बीज आदि रंगीन भाग में पाए जाते हैं। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट्स।
इसमें एक हरे रंग का पदार्थ पर्णहरित होता है, इसलिए यह हरा रंग का होता है, जिसकी मदद से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है तथा भोजन बनाता है। G. रसधानी वैक्यूओल। यह चारों ओर से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा आवृत होती है, जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। जंतु कोशिका में इनका आकार छोटा तथा पादप कोशिका में बड़ा होता है। कार्य: जंतु कोशिका में जल संतुलन करना, पादप कोशिका में स्फीति व कठोरता प्रदान करना, एक कोशिकीय जीवों में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायक। H. तारककाइट सेंट्रोसोम। इसे वॉन वेंडन ने सर्वप्रथम देखा तथा 1888 में वैज्ञानिक बोवेरी ने इसकी संरचना व कार्य के बारे में बताया। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, जिसकी आकृति बेलन जैसी होती है। कार्य: जंतु कोशिका विभाजन में मदद करना, सीलिया व फ्लैजेला के निर्माण में सहायक। 3 केंद्रक न्यूक्लियस। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की। कोशिका द्रव्य के मध्य गोल गाढ़ी संरचना होती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। यह कोशिका का प्रमुख अंग है, जो कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य करता है। इसमें उपस्थित केंद्रक छिद्र केंद्रक द्रव्य व कोशिका द्रव्य के पदार्थों का आदान प्रदान करता है। केंद्रक में धागेनुमा पदार्थ जाल रूप में फैला रहता है, उसे क्रोमेटिड कहते हैं। क्रोमेटिड नाम फ्लेमिंग ने दिया था। क्रोमेटिड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल डीएनए व प्रोटीन के बने होते हैं। कार्य: कोशिका में उपापचयी व रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करना, प्रोटीन संश्लेषण प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आरएनए उत्पन्न करना। केंद्रिका न्यूक्लियोलस केंद्रक के केंद्रक द्रव्य में एक छोटी गोलाकार या अंडाकार संरचना को केंद्रिका कहते हैं। कार्य: इसमें राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण होता है। गुणसूत्र कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमैटिन जालिका के धागे अलग होकर छोटी व मोटी छड़ में परिवर्तित होते हैं, जिन्हें गुणसूत्र कहा जाता है। कोशिका में गुणसूत्र महीन लंबे व अत्यधिक कुंडलित धागे के रूप में पाए जाते हैं। गुणसूत्रों में अनेक जीन स्थित होते हैं। जीन डीएनए का क्रियात्मक खंड है। यह जीन गुणसूत्र पर स्थित होते हैं व गुणसूत्रों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक लक्षण हस्तांतरित होते हैं। इस कारण गुणसूत्र को वंशागति का वाहक कहा जाता है। प्रत्येक गुणसूत्र के 3 भाग होते हैं। पेलिकल गुणसूत्र का बाहरी आवरण, मैट्रिक्स पेलिकल से घिरा हुआ भाग। क्रोमेटिड्स मैट्रिक्स में 2 समानांतर कुंडलित धागों के समान रचना होती है, जो गुणसूत्र की पूरी लंबाई में उपस्थित होती है। उन्हें क्रोमेनिमाटा कहते हैं। प्रत्येक क्रोमेनिमाटा को क्रोमैटिड कहते हैं। दोनों क्रोमैटिड एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे से जुड़ते हैं, जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं। क्रोमैटिड डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। टेलोमियर गुणसूत्र का शीर्ष भाग होता है। कोशिका विभाजन सेल डिवीजन। 1855 में वैज्ञानिक विर्चो ने कहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। कोशिका विभाजन का प्रमुख कार्य एक कोशिका से अनेक नई संतति कोशिकाओं को जन्म देना है। कोशिका विभाजन 3 प्रकार के होते हैं। असूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। असूत्री कोशिका विभाजन अमिटोसिस। इस विभाजन में केंद्रक लंबे आकार का हो जाता है, फिर 2 भागों में विभाजित होकर 2 नई समान संतति बनाता है। यह जीवों, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल आदि में होता है। समसूत्री विभाजन माइटोसिस। 1882 में वाल्थर फ्लोमिंग ने माइटोसिस नाम दिया। माइटोसिस का अर्थ धागे की तरह निर्माण या केंद्र का विभाजन। इस विभाजन में मातृ कोशिका मदर सेल विभाजित होकर 2 समान नई संतति कोशिकाएं बनाती है। यह एक जटिल प्रक्रम है जो 5 अवस्थाओं में संपन्न होता है। विश्रामावस्था या इंटरफेज, प्रोफेज पूर्वावस्था, मेटाफेज मध्यावस्था, एनाफेज पश्चावस्था, टेलोफेज अंत्यावस्था। विश्रामावस्था या इंटरफेज
समसूत्री विभाजन से पूर्व प्रत्येक कोशिका विश्रामावस्था में होती है। इस अवस्था में कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है तथा इस दौरान कोशिका वृद्धि बढ़ी इन्हें प्रतिकृतिकरण दोनों होते हैं। प्रोफेज पूर्वावस्था। गुणसूत्रीय द्रव्य संघनित होकर ठोस गुणसूत्र बन जाता है। गुणसूत्र दो अर्धगुणसूत्रों से बना होता है जो सेंट्रोमियर से जुड़ रहते हैं। प्रत्येक अर्धभाग को क्रोमेटिड कहते हैं। द्विगुणित तारककाय विपरीत ध्रुव की ओर जाने लगता है। मेटाफेज मध्यावस्था। इस अवस्था में तर्क पूर्ण विकसित होते हैं। गुणसूत्र मध्यरेखा की ओर मध्यावस्था पट्टिका पर ध्रुवों से तर्कतंतु से जुड़ जाते हैं। एनाफेज पश्चावस्था। गुणसूत्र बिंदु विखंडित होते हैं और अर्धगुणसूत्र अलग होने लगते हैं। अर्धगुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। टेलोफेज अंत्यावस्था। गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्रित हो जाते हैं। गुणसूत्र के चारों ओर केंद्रक झिल्ली का निर्माण होता है। केंद्रिका, गोल्जी-काय व अंतर्द्रवीय जालिका का निर्माण होता है। साइटोकाइनेसिस समसूत्री विभाजन के दौरान द्विगुणित गुणसूत्रों का संतति केंद्रकों में विभाजन होता है जिसे केंद्रक विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन संपन्न होने के अंत में कोशिका स्वयं दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है जिसे कोशिका द्रव्य विभाजन या साइटोकाइनेसिस कहते हैं। पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता है। इसमें तर्क के बीच छोटी कणिकाएं आपस में संयोजित होकर कोशिका पट्टिका बनाती है। यह कोशिका पट्टिका के दोनों ओर सेल्यूलोज दीवार बनती है जिससे दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। 3 अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस। सर्वप्रथम बीजमेन नामक वैज्ञानिक ने अर्धसूत्री विभाजन की खोज की थी। इस नामकरण को मियोसिस फार्मर तथा मूरे ने सन 1905 में किया। यह कोशिका विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है। लैंगिक प्रजनन द्वारा संतति के निर्माण में दो युग्मकों का संयोजन होता है। जंतुओं में शुक्राणु तथा अंडाणु एवं पादों में नर तथा मादा युग्मक बनते हैं। यह विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन है जिसके द्वारा बनने वाली अगुणित संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। युग्मक निर्माण के दौरान ही गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है जिसे युग्मक जनन कहते हैं। अगुणित कोशिका युग्मों में गुणसूत्र संख्या आधी होना। द्विगुणित कोशिका शुक्राणु व अंडाणु के संयोजन से युग्मनज का निर्माण होता है जिससे गुणसूत्र की संख्या दुगुनी हो जाती है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में दो विभाजन होते हैं। विषमरूपी विभाजन हेटेरोटाइपिक डिवीजन। समरूप विभाजन होमोटिपिक डिवीजन। विषमरूपी विभाजन हेटेरोटाइपिक डिवीजन यह निम्नलिखित अवस्था में संपन्न होता है। प्रोफेज। यह एक लंबी व जटिल अवस्था है। इसे 5 प्रावस्थाओं में विभाजित किया जाता है। लेप्टोटीन इसमें गुणसूत्र लंबे व पतले हो जाते हैं तथा गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होते हैं। जाइगोटीन सेंट्रियोल एक दूसरे से अलग होकर केंद्रक के विपरीत ध्रुवों की ओर जाते हैं। तंतु एस्टर का निर्माण होता है। पैकीटीन इसमें गुणसूत्र सिकुड़कर मोटे हो जाते हैं। प्रत्येक जोड़ा गुणसूत्र 4 क्रोमेटिड हो जाते हैं जिसमें 2 मातृ तथा 2 पितरी क्रोमेटिड्स होते हैं। डिप्लोटीन इस अवस्था में 4 क्रोमेटिड बने होते हैं। समजात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं। 2 क्रोमेटिड एक दूसरे से एक्स रूप में उलझे होने के कारण अलग नहीं होते हैं जिसे काइडमेट कहते हैं। डायकाइनेसिस इस अवस्था में गुणसूत्र का आकार बदलता है और वे केंद्रक की ओर जाते हैं। काजमेटा का अंत होने लगता है। मध्यावस्था। मेटाफेज प्रत्येक जोड़ा गुणसूत्र मध्य रेखा पट्टिका पर व्यवस्थित होते हैं। एनाफेज इस अवस्था में प्रत्येक जोड़ा गुणसूत्र दोनों ध्रुवों की ओर खिसकने लगते हैं। टेलोफेज इसमें प्रत्येक गुणसूत्र के क्रोमेटिड दोनों एल या बी आकार में व्यवस्थित होते हैं। होमोटिपिक डिवीजन। यह समसूत्री विभाजन के समान होता है। अर्धसूत्री विभाजन में 4 अवस्थाएं होती हैं। प्रोफेज इस अवस्था में क्रोमेटिन का जाल संयोजित होकर गुणसूत्रों के रूप में कार्य करता है।
बी मेटाफेज। इस अवस्था में गुणसूत्र के सेंट्रोमियर दो भागों में विभक्त होकर गुणसूत्र के क्रोमेटिड से जुड़ जाते हैं तथा तर्क का निर्माण करते हैं और गुणसूत्र तर्कों मध्य रेखा पर चिपक जाते हैं। सी एनाफेज। इस अवस्था में गुणसूत्र के सेंट्रोमियर मध्य रेखा से विभाजित होते हैं तथा विपरीत ध्रुवों की आरे चले जाते हैं। डी टेलोफेज। यह अर्धसूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था है जिसमें गुणसूत्रों के दो समूह पुनः केंद्रक आवरण द्वारा घिर जाते हैं। कोशिका द्रव्य विभाजन के पश्चात द्विगुणित 2n कोशिका से 4 अगुणित कोशिकाओं n का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन एवं अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। यह विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है जिससे जीवों में वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों में मरम्मत होती है। यह विभाजन केवल लैंगिक कोशिकाओं में होता है जिसके द्वारा एक पीढ़ी के गुण दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। यह केवल एक चरण में पूर्ण होता है। यह 2 चरणों में पूर्ण होता है। इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। इसमें गुणसूत्रों के अर्धक गुणसूत्र का आदान प्रदान होता है तथा क्रॉसिंग ओवर होता है। इसमें पूर्वावस्था अपेक्षाकृत छोटी होती है। इसमें पूर्वावस्था जटिल होने के कारण इसे 5 उपावस्थाओं में विभाजित किया जाता है। इसमें गुणसूत्र के जोड़े नहीं बनते हैं। इसमें समजात गुणसूत्र के जोड़े बनते हैं जिसे युग्मित गुणसूत्र कहते हैं। इसमें कोशिकाओं संतति की गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिकाओं के समान रहती है। इस विभाजन में संतति कोशिकाओं की गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिकाओं के आधी रह जाती है। अर्धगुणसूत्र लंबे व पतले होते हैं। अर्धगुणसूत्र छोटे व मोटे होते हैं। पादप कोशिकाओं में कोशिका अवश्य बनती है। पादप कोशिकाओं में प्रथम टेलोफेज 1 के बाद कोशिका भित्ति हमेशा नहीं बनती है। इस विभाजन में 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस विभाजन में 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है।